Hello बच्चों, today we are going to start our third chapter current electricity and in today's lecture we will cover this topic electric current, microscopic view of current, carriers of current, metallic conduction, and from examination point of view these two topics are very important. Relation between current and drift velocity and the derivation of Ohm's law, and also the third topic is the color code of carbon resistors. So let's start the first topic, electric current. You have studied the chapter electricity in your class 10th. So in that chapter you have already studied about the electric potential, potential difference, Ohm's law, and in this class you will study the electric current, you will study the Ohm's law, you will study the property of conductor, but everything will be in a very detailed manner. So you all are familiar with the electric current. Generally the definition of electric current is the rate of flow of electric charges. Means to say कि कितना चार्ज एक पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक हल्का सा आइडिया देता है. अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि अगर किसी दो बॉडी को, जो दोनों बॉडी हैं वो एक डिफरेंट पोटेंशियल पर हैं, यानी कि एक हाई पोटेंशियल पर है और दूसरी हमारी लो पोटेंशियल पर है. अगर हम इन दोनों डिफरेंट पोटेंशियल की बॉडी को एक दूसरे के साथ किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें तो जो चार्जेस होते हैं वो चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी फ्लो करना स्टार्ट करता है. और जब चार्ज कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, और ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इन दोनों बॉडीज़ का जो पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए. तो इन दिस केस हम कहते हैं कि द करंट इज़ फ्लोइंग, क्योंकि चार्ज जब फ्लो करने लगेगा तो करंट उसमें फ्लो कर रहा है. जैसे हमारे पास यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, इस फिगर में हमारे पास एक सेल है और इस बल्ब को कुछ कंडक्टिंग वायर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है. अब इसमें है हुआ क्या है कि जो ये पॉजिटिव एंड है ये बल्ब के एक एंड से कनेक्टेड है और इसका जो दूसरा एंड है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. तो जब सर्किट कंप्लीट होगा इसमें तो जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो स्टार्ट करेंगे. हमारे पास इसमें दो चीज़ें होती है, या तो हम पॉजिटिव चार्जेस टू नेगेटिव चार्जेस डायरेक्शन ले रहे हैं, या फिर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस ले रहे हैं. अगर हम कह रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करता है. ये हमारे पास कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है, और कन्वेंशनल डायरेक्शन के ही अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन को परसेप्ट करते हैं इसमें. बट जनरली जो रियलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं हमारे पास. ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन है जिसमें कि ये बोल रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करके देता है. अब हमें इसकी डेफिनेशन पता चल गई है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है. और अगर हमें इस चीज़ को देखना है तो हमें कोई बॉडी को एक डिफरेंट पोटेंशियल पर रखना होगा. तो जब एक एंड हाई पोटेंशियल पर हो और दूसरा एंड लो पोटेंशियल पर हो तो ही जाकर उस समय चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करते हैं. और अगर बैलेंस्ड कंडीशन आ जाती है कि दोनों ही सेम पोटेंशियल पर है तो उस समय चार्ज फ्लो नहीं करेगा. तो अब हमारे पास क्या है कि थ्योरेटिकल इसकी डेफिनेशन पता है, तो करंट के मैग्नीट्यूड को हमें मेज़र करना है. तो करंट के मैग्नीट्यूड को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, और ये फॉर्मूला होता है I = Q/T. जो हमारे पास करंट की SI यूनिट है वो एम्पियर दे रखी है, और 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड के फॉर्म में. जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी होता है. कहीं कहीं पर हम सोच सकते हैं किसी पॉइंट पर कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था, लेकिन इसमें फिजिक्स के लॉ को हम अप्लाई करते हैं कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्लास 11th में आप लोगों ने वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा होगा. तो उसमें हमारे पास एक लॉ लगता है
वेक्टर एडिशन का। तो इसमें क्या होता है कि जब हम सिंपल ज्योमेट्री के रूल से अगर हम एक सिंपल अलजेब्रा फॉर्म को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें करंट के कैलकुलेशन के लिए, तो मानकर चलो कि अगर इनकमिंग करंट हमारे पास, जैसे यहाँ से इनकमिंग करंट हमारा 5 एम्पियर है और यहाँ पर से हम अगर इसकी 2 ब्रांच ले लें, एक साइड 3 एम्पियर जा रहा है और दूसरी साइड 2 एम्पियर जा रहा है, तो सिंपल मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 है तो 3 + 2 5, यानी कि टोटल 5 एम्पियर है। लेकिन जब फिजिक्स में हम इसमें वेक्टर लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, वो 5 नहीं आएगा। तो यहीं पर ये चीज़ फेल हो जाती है जो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए जो करंट होता है ये केवल स्केलर क्वांटिटी में मेज़र होता है कि ये स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें आता है कि जो इसकी एसआई यूनिट है 1 एम्पियर, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से जब हम 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाएंगे, या जब किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास डोमेस्टिक अप्लायंस के बारे में दे रखा है कि जो डोमेस्टिक अप्लायंस होता है उसमें जो करंट होता है 1 एम्पियर, वो अप्रॉक्सीमेटली इतने इलेक्ट्रॉन्स को पर सेकंड में वहाँ पर फ्लो करवाता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। और जो लाइटनिंग होती है, उस लाइटनिंग में जो करंट होता है वो 10⁴ एम्पियर के इक्वल होता है। तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हैवी करंट है। और जो लाइटनिंग वाला फिनोमेना है वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन है जो लाइटनिंग होती है। अब इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ देखते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट का। जनरली इलेक्ट्रिक करंट के हमारे पास 2 व्यू हैं, एक मैक्रोस्कोपिक व्यू है और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो मैक्रोस्कोपिक एक आउटर ले सकते हैं हम कि जैसे किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम उसको एमीटर में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये इसका मैक्रोस्कोपिक व्यू हो गया। माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका डिटेल में जाके, यानी कि हम एक माइन्यूट लेवल पर जाकर चेक कर रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या कहता है कि जब किसी कंडक्टिंग वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मानकर चलो हमारे पास एक वायर है हमारे पास, और उस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव करते हैं, और जो उनकी स्पीड होगी वो करीबन स्पीड ऑफ लाइट के 1/1000 होती है, यानी कि 3 × 10⁸ जो मीटर हम पर सेकेंड हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है उसका 1/1000 पार्ट हमारे पास इतनी इनकी स्पीड होती है जिस समय ये किसी कंडक्टिंग वायर के आगे मूव कर रहे हैं। और जो ये इनका रैंडमली मोशन होता है, इसी रैंडमली मोशन के कारण जो नेट फ्लो निकलता है चार्ज का वो 0 हो जाता है। जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो कहता है कि जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के कारण होती है, यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव हम जो डायरेक्शन लेंगे वही डायरेक्शन हमारे पास करंट की होती है, जिसको हम कन्वेंशनली मान के चलते हैं, जो पहले से इसको एजम्पशन पे ले रखा है। जो वायर होती है उसमें एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, और वही इलेक्ट्रिक करंट को बनाने में मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे पास राइट साइड में एक फिगर दे रखा है जिसमें क्या बता रखा है कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। ये देखिए, ये नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, और जितने नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हमारे राइट साइड में मूव कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे तो वो अपने पीछे एटम में एक पॉजिटिव आयंस को छोड़ेंगे, और उस पॉजिटिव
आयंस की जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं उस डायरेक्शन को हम करंट के लिए ले रहे हैं, और वो डायरेक्शन हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आ जाती है, और जो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन में इंक्लूड कर देते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैरियर्स ऑफ करंट। हमारे पास तीन अलग अलग चीज़ें हैं, तीन अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसेस है। तो जो सॉलिड्स हैं उनमें जो कैरियर्स ऑफ करंट को ले जाने के जो कैरियर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ज कैरियर्स होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है किसी करंट में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के कारण होता है। कि जब हम उसको क्या करते हैं, ये एक रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली इस तरह से मोशन कर रहे हैं, तो जब इनके अक्रॉस में हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे या इनको एक वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो उस समय ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉलिड में हमें पता लग गया है कि सॉलिड में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद लिक्विड्स आते हैं। लिक्विड में जनरली जो हमारे पास आयंस होंगे वही हमारे पास इसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों चार्ज्ड आयंस मिल जाते हैं हमें, तो यही दोनों इसमें चार्ज कैरियर्स होंगे। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है और इस सॉल्यूशन में साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं और किस तरह से वो एक चार्ज कैरियर्स के रूप में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जो गैसेस होती है, तो गैसेस में हमारे पास जो आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं उनमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों ही उसमें चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है मेटेलिक कंडक्शन का। देखिए, मेटेलिक कंडक्शन का मतलब हो गया कि हम मेटल्स के कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मेटल्स में जो कंडक्शन हो रहा है उसके रीज़न क्या है। हमें ये पता लग गया कि मेटल्स एक सॉलिड है और जो सॉलिड है, सॉलिड में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बन कैसे रहे हैं? देखो, होता क्या है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन जो एटम्स रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं मेटल के केस में। तो जो एक एटम होगा, ठीक है, ये हमारे पास एटम पार्टिकल्स में से कोई एक एटम ले रखा है, तो जो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोज होते हैं, काफ़ी क्लोज। यानी कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है इस एटम का, तो इसी के पास में एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे एटम का। अब इलेक्ट्रॉन ये भी है, वो भी इलेक्ट्रॉन है, तो सेम चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करते हैं और इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण वो अपने एक एटम में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक एटम से दूसरे एटम के में क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के जाएगा तो ये यहाँ पर एक क्या कर देता है, लैटिस बना देता है, एक पॉजिटिव आयंस को बना देगा। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यही इस मेटल्स में क्या करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं। एक थ्योरी तो ये आ जाती है मेटलिक कंडक्शन में। हमें पता लग गया कि जो मेटल्स होते हैं इसमें एटम्स होते हैं और ये एटम्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं और इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करते हैं और इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने एटम्स को छोड़कर दूसरे में लगातार क्या करते रहते हैं, कैरी आउट होते रहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ दे रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इस तरह से मूव करते जाएंगे। वन इलेक्ट्रॉन फ्लाइज टू द नेक्स्ट एटम, फिर वन इलेक्ट्रॉन फ्लाइज टू द नेक्स्ट एटम। तो इस तरह से ये लगातार आगे जाते रहेंगे और जो पीछे वाला है वो अपनी साइड में एक पॉजिटिव आयंस को छोड़ता चला जाएगा। और इसी तरह से तो जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यही यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म कर रहा है, यानी कि करंट को बना रहा है। दूसरी जो थ्योरी है, दूसरी थ्योरी में ये कहते हैं कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, ये जो एटम है हमारे पास दे रखा, इसमें जो न्यूक्लियस है, तो इसमें जो ऑर्बिट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हर ऑर्बिट की अपने हर एक सेल की क्या है यहाँ पर अपना अपना एनर्जी लेवल है।
तो जो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू इसके, और जो सबसे लास्ट में यहाँ पर सेल रहेगी। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज हैं इनको डिटैच करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी हाई एनर्जी चाहिए इनको यहाँ से डिटैच करने के लिए। लेकिन जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं, थोड़ा सा फीबल होते हैं, उनको थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और वो आसानी से वहाँ पर डिटैच हो जाते हैं। अब हम या तो रबिंग करेंगे या तो उस सब्सटेंस को हम थोड़ा सा रब कर दें या उसको थोड़ा हीट कर दें, तो दोनों ही मेथड के थ्रू हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। इस एनर्जी प्रोवाइड करने से होता क्या है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एटम्स को छोड़ देते हैं और इस सब्सटेंस के अंदर फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। तो जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर फ्री होंगे यही इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर करंट को बनाने के लिए कंडक्टिविटी का रोल प्ले करते हैं। ये हमारे पास जो थर्ड फिगर है इसको हम एटम्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अपने सेल में ऑर्बिटिंग करते हैं। अब होता क्या है कि जिस सेल में जिस ऑर्बिट में वो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। अब जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो जो फोटोन होता है ये एनर्जी पैकेट होते हैं और 1 फोटोन हमारे पास एच म्यू के बराबर होता है। तो एच म्यू एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को जब प्रोवाइड होगी तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके पास एनर्जी इस समय इंक्रीज हो गई, तो ये क्या करता है अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उस समय क्या होता है कि जो अदर सेल होगी उस सेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो इसको ऑक्यूपाई करने नहीं देते हैं, तो ये वापस अपनी हायर एनर्जी लेवल से जब ये लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आता है तो उस समय ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की रहती है इसको एमिट कर देता है, और जो एमिट करता है ये उस समय एनर्जी को वो हमारे पास एक लाइट एनर्जी की फॉर्म में जनरेट हो जाती है। तो ये एक तरह से मेटेलिक कंडक्शन के बारे में बता रखा है कि मेटल में जो कंडक्शन होता है वो किस तरह, तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और उनको किस तरह से फ्री किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। थ्योरेटिकल अभी हम समझ रहे हैं, अब इसका एक एनालिटिकल व्यू हम लेते रहेंगे। देखिए हमारे पास ये एक फिगर दिखा रखा है जिसमें कि जो रैंडमली मोशन कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से ड्रिफ्ट करते हुए जा रहे हैं। ओके, होता क्या है कि जब जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स में काफ़ी हाई क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो मेटल होते हैं उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो 10⁻29 पर मीटर क्यूब रहती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं। रैंडमली मोशन का मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये लेके चलो कि इतना हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसमें जो बहुत हाई क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स है तो कुछ लाखों मिलियंस ऑफ द जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो अपसाइड हैं, मिलियंस ऑफ इधर लेफ्ट हैंड साइड है RHS में और डाउन साइड मूव कर रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो यहाँ पर रैंडमली मोशन है, इस रैंडमली मोशन के कारण क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर होगा वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड करने से उनके अंदर क्या होगा, थर्मल एजिटेट करेंगे। थर्मल एजिटेट करने से उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और जो वेलोसिटी वो उस रूम टेम्परेचर में ऑब्टेन कर रहे हैं उस वेलोसिटी के साथ वो मूव करने लगते हैं। तो कुछ LHS हैं, कुछ RHS है, कुछ अपसाइड है, कुछ डाउन साइड है। अब होता क्या है कि जब हम एवरेज में बात करते हैं तो एवरेज के तौर पे जो इनकी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो नेट वेलोसिटी 0 निकल कर आ जाती है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन साथ इधर है तो ओवरऑल लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले को कैंसिल कर देता है, अप साइड वाला डाउन साइड को कैंसिल कर देता है। तो अब इसमें जो दूसरा केस है वो डिस्कस करते हैं हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद। तो हमने क्या किया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो ईच इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन अप्लाई कर रखा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस राइट टू लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट करते हुए जाएंगे। तो होता क्या है कि जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इनके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और उस एक्सेलरेशन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये मूव करने लगेंगे। तो जो इस समय एक्सेलरेशन रहता है हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स में, वो रहता है F/m। तो यहाँ पर जो F है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो उसको यहाँ पर -E/m ले लिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट हो चुके हैं, और एक्सेलरेशन के कारण वो क्या करेंगे, अब और भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मेटल में, तो वो क्या करने लगेंगे, आपस में जाकर फ्रीक्वेंटली कोलिजन करने लगेंगे। किसके साथ? जो पॉजिटिव मेटल आयंस होंगे और जो अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस मेटल के अंदर। अब होता क्या है कि जब दो सक्सेसिव कोलिजन होने वाला होगा, तो बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेलोसिटी को गेन कर देता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि हमारा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अब एक वेलोसिटी को अटेंड कर लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो जो दो सक्सेसिव कोलिजन होने वाला होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकराएगा, और यहाँ से टकराने के बाद जब ये दूसरा कोलिजन करने वाला होगा तो उस कोलिजन से पहले इसके पास कुछ वेलोसिटी ये अटेंड करेगा। तो उस वेलोसिटी को हम यहाँ पर कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इनिशियली क्या करते हैं, थर्मल वेलोसिटी के साथ चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो जो वेलोसिटी अटेंड करते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है इनकी। और ओवरऑल जो हमारे पास इनकी जो एवरेज वेलोसिटी निकलती है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं वो होती है a टाउ के बराबर। a इनका एक्सेलरेशन है एंड टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब दो सक्सेसिव कोलिजन होने वाले होंगे तो दोनों सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो होता है इसका रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन पहला कोलिजन करेगा और पहले कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन होने वाला होगा, तो जो दूसरे कोलिजन के लिए इसके पास टाइम बचेगा उस टाइम को कह रहे हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि रिलैक्सेशन का मतलब जनरली रिलैक्स होने से है कि उसको थोड़ा एक फ्री टाइम मिल रहा है अपने लिए। और जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इस टाइम इंटरवल में गेन करते हैं उसको कहते हैं हम इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये है हमारे पास -E/m टाउ के बराबर। और ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि जो एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड। देखो इसमें एक चीज़ और आती है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी एक नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करवा पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लगातार कोलाइड करते जा रहे हैं। यानी कि पहला कोलिजन होगा तो उस समय ये अपनी कुछ एनर्जी लॉस करते हैं और नेक्स्ट कोलिजन में ये कम्प्लीटली उस एनर्जी को लॉस करते हैं। तो ओवरऑल में क्या होता है कि इनकी जो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी निकलती है वो ठीक इसके एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट में आती है, और उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो कि होता है -E/m टाउ के इक्वल। अब इसमें कह रहा है कि जो मैक्रोस्कोपिक इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो है स्टेडी करंट फ्लो। स्टेडी करंट फ्लो का मतलब हो गया कि वोल्टेज बढ़ाते गए, एक टाइम ऐसा आएगा जब बैलेंस्ड कंडीशन पर पहुंच जाएगा, तो उस समय हम कहेंगे कि अब इसमें क्या है, एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। तो ये मैक्रोस्कोपिक व्यू है इसका, जो ये करंट कंडक्टर में देख रहा है कि किस तरह से करंट की मैकेनिज्म हो रही है। माइक्रोस्कोपली अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसको एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। और मैक्रोस्कोपिकली ये क्या कह रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है मेटल की
वो इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को अब आगे हम डिस्कस करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पता लग गया हमें कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम होता है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे कंडक्टर हैं तो कंडक्टर 1 मीटर क्यूब में अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कंडक्टर में, इतने 1 मीटर क्यूब में। और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनके 1 मीटर क्यूब में 10⁻19 होते हैं और इंसुलेटर में 10⁹। तो सबसे कम हमारे पास इंसुलेटर्स में होते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका जो रिलेशन है ये बेसिकली ओम्स लॉ की डेरिवेशन हमारे पास देता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस हम एक क्या करते हैं, वोल्टेज को, एक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे। ये कंडक्टर हमारे पास L लेंथ का है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास A दे रखा है। अब जैसे ही इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे, जैसे इसको वोल्टेज प्रोवाइड होगा तो इस कंडक्टर के अंदर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बन रहा है वो है हमारे पास V/L। ये जो फंक्शन यहाँ पर आ रहा है ये फंक्शन पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकल कर आया है। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस कर लिया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, कि ये डिस्टेंस के साथ जो वोल्टेज यहाँ पर चेंज हो रहा है वो मैग्नीट्यूड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बना कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देखो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। अब हमें जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट होता है Q/T के बराबर। तो हमें यहाँ पर Q की वैल्यू और T की वैल्यू इस तरह से सब्स्टिट्यूट करनी है कि जो रिलेशन फाइनली बनकर आए वो हमारा I और V के बीच में होना चाहिए। अब इसमें कुछ सर्टेन क्वांटिटीज़ को हम एज्यूम कर लेंगे। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि इस पूरे कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है उसको हम स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है हमारे पास वो E दे रखा है। तो अब हम ओवरऑल की बात करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम पे ना लेके पूरी लेंथ L के लिए हम बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L हमारे पास दे रखा है कैपिटल N इक्वल टू N इंटू AL। तो देखो यहाँ पर ये कैसे निकल कर आया, हमने इसको लिया होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास ये दोनों बैलेंस करना है तो हमें केवल यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L चाहिए। तो इसका जो वॉल्यूम वाला रिलेशन था उसका मल्टीप्लाई हमने इस एक के साथ करा दिया। जनरली बोलने का मतलब क्या है कि सपोज करो अगर हमारे पास एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है और हमें कह दिया कि 100 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो 5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो सेम चीज़ है, हमने एक छोटे से क्रॉस सेक्शन का देखा और अब हम पूरे एंटायर लेंथ के लिए ले रहे हैं। तो एंटायर लेंथ के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी वो N इंटू AL के इक्वल आ जाएगा। तो जो टोटल चार्ज होगा इस पूरी L लेंथ में वो हमारे पास होगा Q इक्वल टू NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग बात करें तो Q इक्वल टू NE होता है, वो केवल एक के लिए रहता है। यहाँ पर हम एंटायर लेंथ L की बात कर रहे हैं तो इसलिए कैपिटल N से इसको डिनोट करेंगे। तो कैपिटल N की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास NEAL बनकर आ गया। देखो अब रिलेशन बनते हुए आ रहा है। मैंने कहा था अभी कि जो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमें I और V के बीच में रिलेशन चाहिए। तो I और V का रिलेशन बनाने के लिए हमें Q और T की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने चार्ज की वैल्यू तो निकाल दी, अब हमें टाइम की वैल्यू चाहिए इसमें। तो हम क्या लेते हैं इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने ये राइट साइड से एंटर करेंगे उतने ही ये क्या करेंगे लेफ्ट साइड से, ओके, लेफ्ट साइड में एक सेम टाइम पर क्या करेंगे पास होंगे। तो इस हिसाब से जो टाइम लगेगा इनको वो होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमने यहाँ पर ले लिया एंटायर लेंथ L के लिए, क्योंकि पूरा इस पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो ये पूरा ही फ्लो कर रहे होंगे यहाँ पर। तो L अपॉन V, V यहाँ पर कौन होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन हमें पता है कि Q अपॉन T होता है। तो Q की वैल्यू हमें पता है NEAL और हमने T की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी L अपॉन V। L से L कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिलेशन फाइनली बन के आएगा
I equal to NeAV. N is a number free electron density, E is a charge on electron, A is the area of cross section of the conductor and V is a drift velocity. तो जो करंट डेंसिटी हमारे पास आता है उसको डिफाइन करते हैं हम करंट पर यूनिट एरिया. तो I की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, A से A कैंसिल हो गया, तो करंट डेंसिटी हमारे पास NeV आ चुका है. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ हमारे पास होता है V इक्वल टू आई आर. तो V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी यानी कि रेजिस्टेंस. तो इस रिलेशन को हम कैसे इसमें डिराइव करेंगे, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है. तो जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगेंगे. तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो आ जाती है हमारे पास E टाउ अपॉन m के बराबर. ये रिलेशन हमने अभी ही डिफाइन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में. तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास. तो E अपॉन m. अब जो E है हमारे पास इसको रिप्लेस कर देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से. तो E हमारे पास आ जाएगा V अपॉन L. तो ये रिलेशन बन गया V इक्वल टू EV टाउ अपॉन ML. M इज अ मास, L इज अ लेंथ, E इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V इज अ पोटेंशियल एंड टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम. अब यहाँ पर हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का जो रिलेशन है वो है I इक्वल टू NeAV के बराबर. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हमारे पास ये बनकर आ जाएगा NE स्क्वायर AV टाउ अपॉन ML. और इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये हो जाएगा V अपॉन आई इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ. देखो अब हमारे पास कुछ आइडिया दिख रहा है इसमें. हम देख सकते हैं कि ये V अपॉन आई बनकर आ गया है और ओम्स लॉ के बहुत ही ज़्यादा हम क्लोज पहुंच चुके हैं और ऑलमोस्ट ओम्स लॉ हमने डिराइव कर ही दिया है. बस हमारे पास जो ये क्वांटिटीज़ हैं इनको हमें किसी स्टैंडर्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट बनाना होगा. तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें तो जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो ऑटोमेटिक वो तो चेंज होगा नहीं. लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो भी चेंज नहीं होगी. जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी अब चेंज नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स कर रखा है. रिलैक्सेशन टाइम है वो उसमें भी अब कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी कोई चीज़ चेंज नहीं होगा. यानी कि ये सारी क्वांटिटीज़ अब यहाँ पर कांस्टेंट हो चुकी है एट फिक्स्ड टेम्परेचर पर. तो हमारे पास V अपॉन आई एक कांस्टेंट बन चुका है और इस कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल R से. और R हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है R की वो है R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ के इक्वल. और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो होता है रेजिस्टिविटी रो L अपॉन A के बराबर. यानी कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA अपॉन L. यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है कि रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. यानी कि रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है. देखो रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होने वाली है क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अब यहाँ पर क्या होगा, अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी घटेगी और रेजिस्टिविटी घटेगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी. जनरली रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी और रेजिस्टिविटी अगर इंक्रीज करती है तो कंडक्टिविटी वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर बनकर आता है इस फॉर्मूले से. तो ये हमारे पास ओम्स लॉ डिराइव हो गया. हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करंट का रिलेशन को सब्स्टिट्यूट किया और V अपॉन आई हमारे पास आया. हमें पता था कि ये सारी क्वांटिटी एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाती हैं तो V अपॉन आई हमारे पास R बनकर आ गया. अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे करंट डेंसिटी है. तो करंट डेंसिटी को क्या कहते हैं हम कि कितना चार्ज पर सेकंड एक यूनिट एरिया से पास हो रहा है जिसको कि हमने उस फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन में नॉर्मल
हेल्ड करके रखा हुआ है, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि जो J है वो I अपॉन ए का फार्मूला बनेगा। I हमारे पास Q अपॉन T है, द चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, जिसको कि यहाँ पर हमने नॉर्मली रखा हुआ है। तो करंट डेंसिटी बनाते हैं। करंट डेंसिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लेते हैं, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट हम यहाँ पर इसकी एम्पियर पर मीटर बना देंगे, मीटर स्क्वायर बना देंगे। और जो कंडक्टेंस होता है हमारे पास, कंडक्टेंस होता है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हमें कंडक्टेंस को डिफाइन करना है तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा किसी भी मटेरियल का, उसका कंडक्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। अभी जो 12th का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि इसको डिफाइन करता है लो रेजिस्टिविटी पे, तो वहाँ पर कंडक्टेंस भी लिख सकते थे और कंडक्टिविटी भी लिख सकते, दोनों ही करेक्ट आंसर थे। अब कंडक्टिविटी आता है तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस से ही मिलता जुलती चीज़ है, केवल ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होगा हमारा कंडक्टिविटी। ओम्स लॉ हमने अभी डिफाइन किया, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करे तो जो उस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें हमारे पास कुछ फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर है, इनको कांस्टेंट रखना पड़ता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इन चीज़ों को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो कंडक्टर है वो हमारे रूम टेम्परेचर से भी इफेक्ट करेगा, और एक्सटर्नल टेम्परेचर से जब वो इफेक्ट करेगा तो यहाँ पर जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक लीनियर ग्राफ बनकर आता है वो लीनियर ग्राफ नहीं बनकर आएगा, तो ये वहाँ पर फेल हो जाता है फिर। तो इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, हाई टेम्परेचर पे हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, ये कुछ एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर या कुछ स्पेसिफाइड फिजिकल कंडीशन है जहाँ पर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ हमारे पास V इक्वल टू IR के इक्वल आ जाता है। अब इसमें एक टॉपिक आता है कि रेजिस्टेंस के कॉजेस क्या हैं। देखो रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब है अपोज करना। जब कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा होगा, जब चार्जेस उससे फ्लो कर रहे होंगे तो उन्होंने क्या करना है, उसको अपोज करवाना है। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन जितनी ज़्यादा फील करेगा वही उसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो ये बताती है कि ये कितना ज़्यादा अपोजिशन करेगा करंट को। तो ये चीज़ हो किस कारण से रही है, कोलिजन के कारण। क्या होता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो एक्सेलरेट हो चुके हैं उस समय इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। और जब वो जितना ज़्यादा वो कोलिजन करेंगे अपने पॉजिटिव मेटल आयंस के साथ या फिर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो उस समय क्या होगा, ये एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ये अपोज करेंगे एक दूसरे को, वही यहाँ पर उसके रेजिस्टेंस को बनाकर दे देता है। तो यही है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी हमारे पास टाउ के इन्वर्सली होती है, इसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे रिलैक्सेशन टाइम कम होने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो रेजिस्टिविटी बढ़ने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिक चीज यही है कि रिलैक्सेशन टाइम कम से ज़्यादा होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम रेजिस्टिविटी निकलेगी, और जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना अच्छा कंडक्टिविटी दिखाएगा वो। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। देखो वर्ड से ही पता लग रहा है कि ओमिक रेजिस्टर्स हमारे पास ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करें, और नॉन ओमिक रेजिस्टर्स ऐसे रेजिस्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब ऐसी पॉसिबिलिटी कब है, देखो ये IV कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है हमारे पास, तो इस IV कैरेक्टरिस्टिक में हमें पता क्या लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ये इंडिपेंडेंट रहता है हमारे पास करंट से। यानी कि जो चीजें हो रही है यहाँ पर वो लीनियरली क्यों बनकर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर I के ऊपर। ओमिक रेजिस्टर्स के केस में जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर लीनियर पाथ बना के चल रहे हैं। अगर हम 1 वोल्ट दे रहे हैं तो 1 एम्पियर, ओके, 2 दे रहे हैं तो 2, 3 दे रहे थे, तो इस कारण से जो ये पॉइंट ज्वाइन करने पर हमारे पास
रिजल्ट आया वो एक स्लोप दिखाता है, और जो हमारे पास IV कैरेक्टरिस्टिक का स्लोप है वो इसके रेजिस्टेंस को देता है, और रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट। ये प्योर मेटल्स और एलॉयज में देखने को मिलता है हमें, जो ओमिक बिहेवियर होता है। नॉन ओमिक रेजिस्टर्स क्या होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। ओम्स लॉ को अगर फॉलो नहीं कर रहे, इट मीन जो इनका रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर। अब होगा क्या कि इनका बिहेवियर कैसे हम एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे किसी मटेरियल से हम करंट को फ्लो करवाएंगे, अब करंट बढ़ने लग गया। बढ़ने क्यों लग गया, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ने लग गया। अब करंट बढ़ने से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वहाँ पर शो होता है, वो वहाँ पर कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा। और ये हीट इसलिए प्रोड्यूस हो पा रही है क्योंकि उस समय उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। करंट बढ़ाने से नॉन ओमिक रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा ये उतने ही करंट को कम फ्लो करने देगा। तो हम इसके बिहेवियर को दे सकते हैं कि अब यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट यहाँ पर बढ़ नहीं पा रहा है। तो करंट ना बढ़ने का मेन रीज़न यही है कि ये एक ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। ये हमारे पास जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है टंजिस्टन, तो उसमें हम देख सकते हैं इसको, ये नॉन ओमिक बिहेवियर को शो करता है वहां पर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बन रेजिस्टर्स। देखो बेसिकली कार्बन रेजिस्टर्स होते क्या है हमारे पास, ये बहुत ही एक चीप क्वालिटी के होते हैं, मतलब चीप रेट पर हमें मिल जाते हैं, और इनको हम जनरली हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितने भी हम यूज़ करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इनका कंपोनेंट का जरूर यूज़ किया जाता है, क्योंकि रजिस्टर्स का काम है एक करंट को रोकना। तो जो एक्सेसिव करंट है उसको ये क्या कर देता है, थोड़ा सा रोक देता है, और ये डिपेंड करता है कि हमने कितने ओम का रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। तो जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं जनरली ये कार्बन ब्लैक, ये कार्बन ब्लैक हमें दिख रहा है, कार्बन ब्लैक क्ले और बाइंडर मिक्सचर से उसका एक पूरा मिक्सचर तैयार किया जाता है, और उस मिक्सचर्स को फिर क्या करते हैं, प्रेस करके बाय हीटिंग उसको मोल्ड कर देते हैं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और इनको क्या करते हैं, या तो सेरेमिक या फिर प्लास्टिक जैकेट में प्लेस करते हैं। इस तरह से जो ये इसकी कंपोजिशन है हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक लेड है, ये लेड है यहाँ पर, ठीक है, कार्बन कंपोजिशन में, और ये मोल्डन केस है जिसमें इसको मोल्ड कर रखा है। ये बाहर से जनरली सेरेमिक में ही होता है, और इसके अंदर कार्बन और बाइंडर मिक्सचर को डाला रहता है, और इसके बाहर से कुछ कलर बैंड पड़े रहते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं इसका दूसरा व्यू कि इसमें कुछ इस तरह से बैंड पड़े रहेंगे, और उन बैंड को हमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि इसमें कितने ओम का ये रजिस्टर है। अब हमारे पास आता है कलर कोड ऑफ द कार्बन रजिस्टर्स। इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कभी कलर कोडिंग पता करने के लिए, और ये समझने वाली चीज़ें हैं जिसको हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छे समझ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पर येलो इस तरह के कलर दे रखे हैं, लेकिन अलग अलग कलर के हो सकते हैं। इसको याद करने का एक मेथड होता है, जैसे ये ब्लैक ब्राउन है तो इसको हम याद करते हैं इसके फर्स्ट से। ये जो फर्स्ट लेटर होता है, बीबी रॉय had बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। इस तरह से हम इसको याद करते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट के 2 बैंड होते हैं ये इन पर डिपेंड करते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड डिजिट वाली जो टेबल है इनके वैल्यू जो होगी उनको हम सीधे डायरेक्ट प्लेस करते जाएंगे। और जो थर्ड बैंड होता है ये मल्टीप्लायर होता है, जिस कलर का बैंड यहाँ पर पड़ा होगा उसका जो मल्टीप्लायर होगा उसके साथ हम इसको ऐड कर देते हैं सीरीज में। और जो लास्ट बैंड होता है ये इसके टॉलरेंस को बताता है। जनरली क्या होता है कि जो ये हमारे पास ये कलर्स हैं, ये 10 कलर्स हमारे पास जो दे रखे हैं, इन 10 कलर्स की फर्स्ट डिजिट होती है 0 to 9 और सेकंड डिजिट भी 0 to 9, और जो हमारे मल्टीप्लायर्स हैं वो हैं 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5 एंड 10 to the power 6 तक। अब जैसे इसमें कलर कोड अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो कलर कोड है वो पहले येलो है, तो हमें फर्स्ट डिजिट में देखना है 4, तो हमने देखा 4 प्लेस कर दिया यहाँ पर।
इसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास है वायलेट कलर, तो वायलेट कलर के हमारे पास सेकंड डिजिट कितनी दे रखी है 7, तो हमने इसको 7 प्लेस कर दिया। इसके बाद हमारे पास थर्ड है रेड, तो अब हमें मल्टीप्लायर करना है, यहाँ नहीं देखना है हमें, इस वाली सीरीज को देखना है कि कितना मल्टीप्लाई करना है। तो थर्ड हमारे पास रेड आ रहा है, तो रेड हमारे पास मल्टीप्लाइड 100 है, तो हम इसके को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन रहा है हमारे पास 4700, ठीक है 4700। फिर हमारे पास लास्ट में आता है कलर, तो यहाँ पर गोल्ड कलर है, देखो गोल्ड होता है ±5%, सिल्वर होता है ±10%, और अगर कोई भी कलर ना हो तो उसकी टॉलरेंस होती है 20%। प्लस माइनस का मतलब होता है ऊपर नीचे कर सकते हैं हम टॉलरेंस पावर को देखने के लिए कि अगर जितना ओम का ये रजिस्टर है उसके बावजूद भी ये कितना टॉलरेट कर सकता है करंट को। तो इसमें ये आता है 4700 ±5%, ये हमारे पास आ जाता है इसका रेजिस्टेंस। ये जो हमारे पास मेजरमेंट होगी वो इस तरह से, हम इसमें अलग अलग तरह की देख सकते हैं। सपोज करो हमारे पास यहाँ पर ब्लू कलर है, यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कलर है, और लास्ट में हमारे पास ऑरेंज कलर है, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी कलर नहीं है। तो इस समय हमारे पास कितना बनेगा 6 5 मल्टीप्लाई 10⁻3, तो 10⁻3 का मतलब होगा किलो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 65K ±65K ओम प्लस माइनस नो कलर का मतलब 20%। तो इस तरह से हमारे पास कलर कोडिंग है। इस टेबल की हेल्प से इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वाले फॉर्मूले से याद करके दो टेबल सेम रहने वाली है पहली टेबल से, और ब्लू हमारा जो 7वें नंबर की जो सीरियल नंबर है वहाँ तक हम इसको याद रख सकते हैं 10⁻6 तक, और टॉलरेंस रख सकते हैं कि ±5 to 20%, और इनको ऐड करके हम किसी भी कलर का हम बता सकते हैं। कभी कभी मार्किंग क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होंगे डिजिट दे देंगे जैसे कि 34 10 × 10⁻5 बना हुआ, इसके लिए कौन सा कलर है, तो 35 का मतलब 3, पहले का मतलब पहले डिजिट का मतलब हो गया ऑरेंज, दूसरे डिजिट का मतलब हो गया ग्रीन, और मल्टीप्लाई 10⁻5 बोला तो इसका मतलब ग्रीन कलर होगा थर्ड बैंड, और फोर्थ में बोल रहा है कि 5%, तो इसका मतलब फोर्थ बैंड हमारे पास कौन सा रहेगा इसमें गोल्ड कलर। इसको ऐड करने का तरीका क्या होता है कि इसके साइड जहां पर जो इसका पॉजिटिव वाला एंड होगा वहां पर ये हमेशा क्या रहेगा ब्लैक कलर में रहेगा, यहाँ पर से थोड़ा सा एक छोट रखा होगा निशान टाइप का, और जहाँ से ब्लैक साइड नहीं होगा वो उसका उल्टा फेज है। जिस साइड से कलर कोडिंग है लास्ट टॉलरेंस वाली ये इसका नेगेटिव एंड के लिए होता है, और फर्स्ट वाला इसका पॉजिटिव के लिए अटैच रहता है।